नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। कोविड 19 में डॉक्टर्स ने क्या रोल निभाया ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इनकी भी जिंदगी है। दूसरों की जान बचाते बचाते इनको किन हालातों का करना पड़ता है, किन बातों से इन्हें डर लगता है, कैसे ये अपने आप को और घर परिवार को बैलेंस रखते हैं और कैसे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। और अब हम देख ही रहे हैं कि कोविड की तीसरी वेव भी आने वाली है और ब्लैक फंगस का तो कहर मचा के रखा है। इसने तबाही मचानी शुरू कर दी है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे मेदांता की सीनियर डॉक्टर अंजना खरे से। कोरोना महामारी के बीच जिन चुनौतियों से मरीज तीमारदार गुजरे, उनसे ज्यादा परेशानियों और कठिन हालातों का सामना किया फ्रंटलाइन वर्कर्स ने। अस्पताल में मरीजों की भरमार थी, महामारी से खुद को महफूज रखने का संकट था, परिवार की जिम्मेदारी थी और संक्रमण रोकने का सवाल भी। इन हालातों का देश के डॉक्टरों ने पूरी हिम्मत से सामना किया। सबकी अपनी कहानी है, बहुत से रोल मॉडल भी बने। इन्हीं में से एक नाम है लखनऊ के नामी गिरामी हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर अंजना खरे का। अंजना अस्पताल में जिस संजीदगी से अपनी ड्यूटी निभाती हैं, मरीजों को कोरोना से मुकाबले के लिए मजबूत बनाती हैं, निजी जिंदगी में वो उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिव, फिटनेस कॉन्शियस भी हैं और टैलेंट तो ऐसा कि बस देखते रह जाएंगे। खबर प्याली की टीम ने उनसे लंबी बात की है, जो हम आपको बताएं उससे पहले आप अंजना खरे को अच्छे से समझ लीजिए। डॉक्टर मैडम क्या नहीं कर पाती, ये आप सोचते रह जाएंगे। योगा, डांस, पेंटिंग, साइकिलिंग, गार्डन को सुंदर बनाना, ये सब उनकी लाइफ का हिस्सा है। खुद को फिट रखने के लिए सुबह योगा से शुरुआत होती है, तो हॉस्पिटल में यानी कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज देती हैं, उनको फिजिकली और मेंटली फिट बनाती हैं और खुद भी इसे निभाती हैं। परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही जब भी मौका मिलता है, अपनी हुनर को वो आयाम देती हैं। यकीन ना हो तो उनका डांस वीडियो देखिए, उनका योगा वीडियो देखिए, उनकी जीवन की उपलब्धियां देखिए, उनकी जिंदा दिली देखिए, पेंटिंग्स देखिए और देखिए कि कैसे उन्होंने घर को, गार्डन को महल की तरह सजा रखा है। खैर, ये तो उनका टैलेंट है, पर कोरोना काल में उनके सामने ये चुनौतियां थीं जिनको उन्होंने बखूबी निभाया। पर दूसरों को क्या सलाह देती हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं, इसको लेकर खबर प्याली ने उनसे बात की। अंजना जी, कोविड 19 की सेकेंड वेव इतनी खतरनाक होगी, इस बात का क्या अंदाजा था आप लोगों को? क्योंकि आप लोग तो पिछले साल से ही कोविड सिचुएशन देख रही थी। क्या भयावह सिचुएशन थी, और लेकिन 2021 में तो एकदम अनएक्सपेक्टेड। हाँ, हम लोग पिछले साल से ही कोविड के केसेस हैंडल कर रहे हैं। एक्चुअली प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो हमारे यहाँ तो सारे पेशेंट्स पहले इमरजेंसी में ही आते थे एंड देन वी फिल्टर द पेशेंट की कोविड कौन है, नॉन कोविड कौन है। तो वी वेर द फ्रंट लाइनर। बट पिछले साल इतना विरुलेंट नहीं था वायरस एंड इतने ज़्यादा केसेस भी नहीं थे, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल किया। तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सेकेंड वेव इतनी तेज़ी से आएगा। लोग मिलने जुलने लगे थे, पार्टीज़ होने लगी थी, और ऑल्दो कि दूसरी कंट्री से खबर आ रही थी कि सेकेंड वेव आएगा, और लेकिन हमारी कंट्री में सेकेंड वेव इतनी बुरी तरह से आएगा इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था, और हम लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। तो अचानक से जब बहुत तेज़ वेव आई तो हमें अपना इमरजेंसी डिपार्टमेंट बंद करना पड़ा, और पूरा इमरजेंसी डिपार्टमेंट और हमारा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है वो सारा कोविड में चेंज किया गया, और धीरे धीरे करके पूरे हॉस्पिटल को ही कोविड डिपार्टमेंट में बदलना पड़ा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर को तो पहले ही भगवान का रूप कहा जाता है, पर जब से कोविड आया है, 24 घंटे ड्यूटी करना, फिर क्वारंटीन होना, इतनी देर तक घर वालों से नहीं मिलना नहीं होता आप लोगों का, तो आप लोग कैसे ये सब मैनेज करते हैं? सही कहा, कोविड ड्यूटी में पिछले साल और इस साल के ड्यूटीज़ में बहुत फ़र्क आ गया है। पिछले साल हम लोग की एक एक वीक की ड्यूटी होती थी और टोटल 10 डेज़ का क्वारंटाइन होता था। दैट वाज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। बट इस साल तो केसेस बहुत हो गए हैं, पूरा पूरा हॉस्पिटल बदल गया है, तो अब सबको अलग से रेस्ट हाउस प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, तो हम लोगों ने अपने आप को होम क्वारंटाइन में ही रखा हुआ है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने घर वालों को, अपने हेल्पर्स को, अपने बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचाऊँ। Although I am post-COVID and post-vaccinated, but I can always carry my infection with me and I can infect others.
तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपने सेल्फ क्वारंटाइन किया है अपने आप को अपने बेडरूम में, और मैं बस हॉस्पिटल जाती हूँ, बेडरूम में रहती हूँ या फिर मैं गार्डन में होती हूँ। और दिल को मजबूत कर लिया है, ये पैंडेमिक हमेशा नहीं रहेगा। और मन लगाने के लिए टीवी शोज़ देखती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, डांस करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ। तो मन लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर सब साथ में रहेंगे, ऐसा मेरी पूरी आशा है। ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट का मोटिवेशन लेवल और पॉजिटिव थिंकिंग, ये दोनों चीजें आप लोग कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि आप लोग को बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिलते होंगे जो बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग जिसके अंदर आ जाती होगी, तो वो चीजें आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, ट्रीटमेंट के साथ साथ पॉजिटिव हाँ जी। एटीट्यूड एंड पॉजिटिव मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी पेशेंट आते हैं वो बहुत चिंता करते हैं कि वो ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। जो उनके रिलेटिव्स आते हैं जी। वो बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, स्पेशली जो वेंटिलेटर्स पे हैं या जो बाईपैप पे हैं। बिल्कुल। तो उनको हम यही कहते हैं कि देखिए, नेगेटिव सोचने से तो कुछ हासिल नहीं होना है, आप पॉजिटिव रहिए। और पेशेंट्स को भी हम काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं कि देखिए आप ठीक हो रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और इस तरह की पॉजिटिव मोटिवेशन से पेशेंट्स में एक उत्साह आता है, और वो कम चिंता करते हैं, और इस पॉजिटिव मोटिवेशन से वो उनकी रिकवरी भी जल्दी होती है, ऐसा मैंने देखा है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट, बिकॉज वो पेशेंट तो पहले से ही कोविड से इतना डरा हुआ है। अगर आप उनको और रोज़ डरा दोगे तो वो बिल्कुल ही मतलब उसको हैम्पर होगा उसकी रिकवरी में। तो पॉजिटिव बोलते रहना पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाल ही में हमने देखा कि ब्लैक फंगस के केसेस भी बहुत सारे आए हैं, चाहे वो बनारस हो, जयपुर हो, राजस्थान हो, कई जगह पे, मुंबई। तो इससे कैसे बचें और ये कैसे पता चलेगा कि हम इसके शिकार हो चुके हैं, या फिर ब्लैक फंगस शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कैसे हुई? आजकल ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ नहीं है। ये पहले भी होता था, बट इट इज़ अ वेरी रेयर डिजीज़। बट चूंकि अभी कोविड का पैंडमिक चल रहा है, काफ़ी सारे लोग स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पे हैं। तो जब स्टेरॉयड ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका शुगर लेवल थोड़ा डीरेंज हो जाता है। तो ऐसे में चांसेस होते हैं ब्लैक फंगस के। बट ब्लैक फंगस एक बहुत ही हेल्दी और पर्सन को नहीं होता है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कैंसर पेशेंट हैं, आपको कीमोथेरेपी चल रही है, या आप डायबिटिक हैं और आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, कीटोएसिडोसिस में है, तो आप को फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, या प्रोलॉन्ग आपको ऑक्सीजन थेरेपी मिल रही है, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं तो और प्रोलॉन्ग आपको ऑक्सीजन चल रहा है, तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस हो। तो लेकिन एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल कोविड पेशेंट को पूरे टाइम हर समय डरते रहने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। बिकॉज ये स्पोर्स जो होते हैं, जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, एक तरह का आप समझिए बीज जो हवा में उड़ते रहते हैं, वो आपके नेज़ल पैसेज के थ्रू जाते हैं, पहले यहाँ इम्प्लांट होते हैं, और वो अपने जो है हाइफे के थ्रू बढ़ते जाते हैं। और इनकी एक ये खासियत होती है कि दे कैन पेनिट्रेट बोन्स एंड मसल एंड टिश्यूज एवरीथिंग। तो ये ब्लैक फंगस जो है उसके जो सिम्टम्स हैं वो नेज़ल से मेनली शुरू होता है। आपको नेज़ल स्टिफनेस होगी, नेज़ल पेन होगा। दिस राइनो ऑर्बिटल एरिया को पहले वो इन्वॉल्व करता है। राइनो मीन्स नोज, ऑर्बिटल मीन्स आई। तो आपके नेज़ल एरिया को इन्वॉल्व करेगा, आपकी नेज़ल पेन होगा, नेज़ल डिस्चार्ज होगा, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है इस दौरान में। और फिर आँखों में पेन होगा, आई मूवमेंट में पेन होगा, आपको डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट ऑफ आईज होगी, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाता है इसमें, एंड हेडेक हो सकता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं आपके। और अगर फेशियल या ये जो साइनसेस में ये स्प्रेड कर जाता है तो स्वेलिंग इन चीक बोन हो सकता है, और इन्फेक्शन दांतों तक जा सकता है। तो स्वेलिंग ऑफ गम्स हो सकता है इसमें। तो ये मतलब ये सिम्टम्स होते हैं ब्लैक फंगस के। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इनिशियली हमें बहुत सावधान रहना है कि नाक में दर्द तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, और नेज़ल ब्लीड तो नहीं कर रहा है, नेज़ल स्टिफनेस तो नहीं है, आँखों में पेन तो नहीं है, और
हम इसको कंजक्टिवाइटिस से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस मोस्टली बोथ द आइज़ को इन्वॉल्व करती है और बीमारी की शुरुआत में हो सकता है, बट ये जो ब्लैक फंगस है वो सिंगल आई को मेनली इन्फेक्ट करती है। तो इस तरह से आप अगर विजिलेंट रहेंगे, ध्यान रखेंगे और इनिशियली स्टेज पर अगर इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, अपने ईएनटी डॉक्टर से मिलेंगे, अपने फिजिशियन से मिलेंगे, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलेंगे और उनके चेकअप से आपके वो एग्जामिनेशन करेंगे, वो आपका चेकअप करेंगे और अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ब्लैक फंगस है तो इसका ट्रीटमेंट है एक एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन आता है, एंटी फंगल है ये इंजेक्शन, उससे इसका इलाज हो सकता है। तो ये मेडिकल प्लस सर्जिकल दोनों का ही इलाज है ये। अगर आपने इनिशियल स्टेज पे कर लिया तो बहुत ही माइल्ड इंटरवेंशन होता है। इंटरवेंशन तो करना ही पड़ता है बिकॉज आपको वो फंगस तो स्क्रैच करके आपको निकालना ही है। वैक्सीन के सवाल तो बहुत हैं, बट बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सेकेंड डोज वैक्सीन की जरूरी है लगवाना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पहली डोज लगवा ली तो इसके असर कब शुरू हो गए हैं और जब अब सेकेंड डोज हमें कब लगवानी है और क्यों लगवानी है। का ये सवाल है कि हमें सेकेंड डोज क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हम फर्स्ट डोज लेते हैं उसको प्राइम डोज कहा जाता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्राइम करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बट वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। थोड़े दिन बाद उसकी जो वैल्यू है, जो उसका लेवल है, वो कम होने लगता है। इसलिए हमें सेकेंड डोज लेना होता है, उसे कहते हैं बूस्टर डोज। वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और वो बहुत तेज़ी से और हाई लेवल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराता है बॉडी में और उसका लेवल बढ़ाता है। वो मेमोरी सेल को भी का भी लेवल बढ़ाता है। मेमोरी सेल वो होते हैं कि अगर लेटर ऑन कभी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो दे रिकॉग्नाइज द एंटीजन और इन्फेक्शन एंड दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। तो इसीलिए 2 डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं सबसे ये कहूँगी कि केवल एक सिंगल डोज ना लें, दोनों डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के थर्ड वेव के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स इससे ज्यादा बेहतर नहीं बता सकते हैं कि कैसे हम अलर्ट रहें या फिर क्या करें और कितना खतरनाक हो सकता है कोविड का थर्ड वेव और किन लोगों को यह असर कर सकता है। जहाँ तक थर्ड वेव की बात है, काफ़ी चर्चा में है थर्ड वेव और इसके आने की आशंका लग रही है सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो जैसा कि फर्स्ट वेव में मोस्टली ओल्ड पीपल इन्फेक्ट हुए थे, सेकेंड वेव में यंग जनरेशन, मिडिल एज, एंड इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव में शायद बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सावधानी लेनी है बच्चों के साथ और रूल तो वही है कोविड का कि आप मास्क पहनिए, बाहर जाइए तो N95 पहनिए, लोगों से नहीं मिलिए, गैदरिंग को अवॉइड करें, आँख नाक अपने हाथों से ना छुएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप कोविड को अवॉइड कर सकते हैं। और जहाँ तक बच्चों के इन्फेक्ट होने का सवाल है और उसकी तैयारी, तो मुझे लगता है बच्चों के हिसाब की तैयारी होनी चाहिए अस्पतालों में। मोर ट्रेन्ड स्टाफ टू हैंडल चिल्ड्रन और पीडियाट्रिशियंस और ज़्यादा अपॉइंट होने चाहिए। उसी तरह से सिस्टर्स और स्टाफ बॉय सारे अपॉइंट होने चाहिए। उसकी तैयारी हमारी पहले से होनी चाहिए। बच्चों के लिए NICU हर हॉस्पिटल में ओपन किया जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिलो 18 अगर वैक्सीन आ जाए जब तक, और हम उसके पहले बच्चों को वैक्सीन दे दें तो हम बच्चों को काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। आखिरी सवाल अंजना जी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्ट पे हमने आपसे बात की। अंजना जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या संदेश देंगी अपने डॉक्टर साथियों को, मरीजों को और उन लोगों को जो घर में हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखा कि जो अब घर से बाहर निकल के और दूसरों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो प्लाज्मा के लिए हो, ऑक्सीजन के लिए हो या फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो। मैं ये मैसेज करना चाहूँगी, मैं अपने सारे डॉक्टर साथियों से, पैरामेडिकल स्टाफ से और उन सभी से जो इस कोविड की बीमारी में साथ दे रहे हैं लड़ने के लिए और हेल्प कर रहे हैं। तो जो नॉन मेडिकोज हैं, जो पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड कराने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने में और मेडिसिन प्रोवाइड कराने में, तो मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही नेक काम है और हम सब जब मिलकर साथ
से लड़ेंगे इस कोविड के लिए, तभी इसका अंत हो पाएगा। तो केवल डॉक्टर्स या केवल पैरामेडिकल स्टाफ या जो है गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनसे नहीं होगा, बाकी और दूसरे लोग भी जो भी अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं, सारे लोग इसमें मदद करें। जितने भी NGOs हैं वो जो इनकी मदद कर रहे हैं, तो सबकी मदद से हम इस पैंडमिक पे विजय पा सकेंगे और हम इसको हरा सकेंगे। अभी एक डॉक्टर की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव होते हैं, पर हर सिचुएशन में अपने आप को शांत रखकर पॉजिटिवली और पेशेंसली उसको डील करना और कोविड से जुड़ी सारी बातों को आज हमने जाना डॉक्टर अंजना खरे से बात करके। अगर कोई सवाल आपके हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजना जी, खबर प्याली से बात करने के लिए और बहुत सारे मुद्दों को क्लियर करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, और आपकी ड्यूटी के लिए तो हैट्स ऑफ। किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे और किसी और व्यक्ति के साथ हम बात करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।